तीसरा पॉइंट आता है इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य। किसी भी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संस्था में अलग अलग संसाधन होते हैं जिनको मानवीय और अन्य संसाधनों में विभाजित किया गया है। अन्य संसाधन कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल। मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न है क्योंकि उनके द्वारा गैर मानवीय संसाधनों का संचालन होता है। भाई फीलिंग्स होती है, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। मानवीय संसाधनों की क्या होती है? कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं। किसी भी उपक्रम में मानव के संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उद्यमी, दूसरा है प्रबंधक और तीसरा है अन्य कर्मचारी। इन तीनों वर्गों के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग इनकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, इनकी आकांक्षाएँ होती हैं। प्रबंध का उद्देश्य इन तीनों वर्गों की एक्सपेक्टेशन को, आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि उपक्रम में एक ऐसा वातावरण और काम करने की प्रणाली को विकसित किया जाए जिससे कि तीनों वर्ग, उद्यमी यानी कि जो उस व्यवसाय का मालिक है वो, प्रबंधक जो कि उस व्यवसाय या उपक्रम के लिए प्रबंध कर रहा है वो, और अन्य कर्मचारी जो उस संस्था में या उस व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, इन तीनों को संतुष्टि मिल सके और वे अपने वर्क एफिशिएंसी को 100% करके काम कर सके। क्योंकि वर्क एफिशिएंसी अच्छी होगी तो नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्ट या सर्विस जिस किसी का भी प्रोडक्शन वो संस्था कर रही है या वो बिजनेस कर रहा है, उसकी क्वालिटी में अपने आप गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। चौथा आता है सामाजिक उद्देश्य। उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है, ठीक है, क्योंकि भाई जो वर्कर आते हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं? मानवीय समाज से निकल कर आते हैं। उनमें से कुछ को उत्पादों एवं सेवाओं में परिवर्तित करता है और पुनः समाज को देता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में सामाजिक उद्देश्य निर्धारित होता है। इन उद्देश्यों से समाज के विभिन्न संसाधनों का विकास और उनका सही उपयोग, समाज के हर घटक की इच्छा पूर्ति, भाई जो वहाँ पर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं उस संस्था से जुड़कर, उनका काम वो समाज क्या है? वो मजदूर वर्ग है या मजदूर समाज है, वो चाहता है कि उन्हें उचित पारिश्रमिक मिले, ठीक है। प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो जो उपभोक्ता है वो भी उसी समाज का है, मानवीय समाज का है, वो चाहेगा कि उसे उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रोडक्ट मिले। तो किसी भी इन उद्देश्यों में समाज के जो जितने भी संसाधन हैं उनका विकास हो, उनका उपयोग कर सके, समाज के प्रत्येक घटक की इच्छाओं को और उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके, जो भी आचरण में संलग्नता है, अच्छे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, ये सब इस सामाजिक उद्देश्य में सम्मिलित है। आगे हम पढ़ते हैं प्रबंध का महत्व। प्रबंध किसी न किसी रूप में हम ये कहते हैं कि भाई अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्या महत्व है इन सब का, क्यों ज़रूरत है इस प्रबंध को। तो इस प्रबंध को पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि जो आज के समय में बदलता हुआ जो परिवेश है, भारत है या दूसरे देशों में जो भी इस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आए दिन समाज में या व्यवसाय में इस प्रबंध के महत्व को बढ़ाता जा रहा है। आपके इसके कुछ 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को आपको याद करना है कि प्रबंध क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है इसका, क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो हम ये कहते हैं, पहला आता है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज के समय में हर व्यावसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो गया है, मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप एक ही प्रोडक्ट के देखो अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस लेवल पे आके वहाँ पर व्यवसायी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी यानी एक दूसरे का कॉम्पिटिटर हो गया है। यहाँ प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक उपक्रमों में या अंदर जो बिजनेस होते हैं केवल उन्हीं में नहीं होती है, बल्कि बाह्य उपक्रमों में भी पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उपक्रम को प्रतिस्पर्धी बनाना और प्रबंध का मुख्य कार्य हो जाता है। मतलब कि इस तरीके से प्रबंध करना कि कम से कम वो कॉम्पिटिटर तो बन सके, वहाँ पे प्रोग्रेस करना ये अलग बात है, लेकिन उस मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर के सामने बने रहना ये एक सबसे बड़ी बात है। और एक प्रबंधक को चाहिए कि वो अपने व्यवसाय का या अपने उपक्रम का इस तरीके से प्रबंध करे कि वो एटलीस्ट प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा रह सके। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट में गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी हो और उसकी तुलना में कीमत भी
सही रूप से हो, कीमत बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरा आता है संसाधनों का विकास। किसी भी देश या संस्था के विकास के लिए उसके संसाधनों का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी संस्था के विकास इस बात पर निर्भर करता है कि इसे उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है